हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 11। एंड गाइस, इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 10 डिस्कस कर चुके हम लोग, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 11वें को। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी उन दोस्तों के साथ जो कि डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने डायरेक्शन है 1 से 3 तक। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद कीजिए, एंड गाइस कमेंट में अपना स्कोर बताइए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फाइंड आउट द एरर पार्ट्स इन द सेंटेंसेस। हमें एरर पार्ट्स निकालने हैं, हमें एरर निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं तो कह रहा है आई नो टू आई एम स्पीकिंग टॉकिंग। तो गाइस, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो इसके बी पार्ट में एरर रहेगी। गाइस, यहाँ पे जो वो दे रखा है वो सही नहीं दे रखा। हम वो की जगह पर वोम कर देंगे, वो की जगह पर हम वोम कर देंगे। गाइस जरा एक बार देखो, हम समझते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ किससे, मैं जानता हूँ कि किससे आई एम टॉकिंग में बातें कर रहा हूँ। तो किससे, ये क्या एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं? मैं जानता हूँ कि मैं किससे बातें कर रहा हूँ, तो किससे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ऐसे समझ में ना आए, अगर आपको हिंदी आ रही है तो और भी एकदम सही है। अगर आपको हिंदी करना नहीं आ रही है तो मैंने आपको पहले कई बार बता दिया है कि टू क्या है। टू क्या है? एक प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ ये बात। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे ही लाफ्ड एट। गाइस, यहाँ पे ही लाफ्ड एट, अब ये प्रेपोजिशन आ गया। अब यहाँ पे मैं करूँगा आई करूँ या मी करूँ, बताओ। मैंने यहाँ पे आई कर दिया, तो क्या सही है? ये एकदम गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये ऐड किया एक प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे आई नहीं होना, क्या हो जाएगा? मी। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो गाइस सिंपल सी बात है, यहाँ पे वो क्या है? वो क्या है? वो एक सब्जेक्टिव केस है। तो वो का ऑब्जेक्टिव केस हम कर देते हैं वो। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2। मैनी स्टूडेंट्स हैज टोल्ड मी अबाउट दिस मैटर। तो गाइस, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो इसके ए पार्ट में एरर रहेगी। गाइस, यहाँ पे स्टूडेंट्स में से एस को हमें हटा देना है। स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स कर दिया, तो हमें एस को हटा देना। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? तो समझते हैं कॉन्सेप्ट। यस, समझते हैं कॉन्सेप्ट। तो गाइस, कभी भी अगर मैनी अगर कभी भी मैनी आता है तो मैनी के बाद हमेशा नाउन कैसा आता है? नाउन आता है प्लुरल। मैनी के बाद हमेशा प्लुरल नाउन आता है। जैसे हम लोग मैनी स्टूडेंट्स, मैनी गर्ल्स। ठीक है। अगर कभी भी अ मैनी आता है, सॉरी, मैनी गाइस, दो ही कॉन्सेप्ट है और इन दोनों में से ही हमेशा एरर आती है। एग्जाम में इन दोनों में से ही हमेशा एरर आती है, मैनी कॉन्सेप्ट में। ठीक है। तो मैनी आता है तो नाउन कैसा आता है? नाउन आता है सिंगुलर।
अगर मैनी आएगा तो नाउन आएगा प्लूरल, अगर मैनी आएगा तो नाउन आएगा सिंगुलर। क्लियर। एक और बात, ये तो हमने बातें की है केवल नाउन की। अब मैं बातें करता हूँ वर्ब की। गाइस मैनी जो है अपने बाद वर्ब कैसा लेगा, वर्ब लेगा प्लूरल। सिंपल सी बात है, मैनी अपने साथ वर्ब कैसी लेगा, प्लूरल। अब मैनी आएगा तो ये वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर। सिंपल सी बात है। चलो मैं यही भी लिख देता हूँ, ठीक है। ये की बात है भाई, वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल, और ये मैनी आ वर्ब भी कैसी लेगा, सिंगुलर। दोनों वर्ब प्लूरल लेते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, तो गाइस यहाँ पर क्या लिखा है, अ स्टूडेंट, मैनी अ स्टूडेंट। यहाँ पर किन के बारे में बात हो रही है, केवल एक स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है। तो मैनी अ स्टूडेंट, केवल एक स्टूडेंट के बारे में बातें हो रही है, तो यहाँ पे एस नहीं आना है। क्लियर। चलिए बढ़ते आगे। यस, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने आपको कई बार बता दिया, कई बार। इफ राम हैड वॉकड फास्ट इनफ, यदि राम तेज दौड़ा होता। ये बात किसके बारे में हो रही है, पास्ट के बारे में। तो गाइस यदि राम तेज दौड़ा होता, ही विल गेट द ट्रेन। तो गाइस अगर मैं बातें करूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, तो उसके सी पार्ट में एरर रहेगी। यहाँ पे विल गेट नहीं आना है, यहाँ पे हम वुड हैव गॉट कर देंगे। हम यहाँ पे वुड हैव गॉट कर देंगे। तो गाइस मैंने आपको इफ वाले 3 या 4 कॉन्सेप्ट बताए होंगे। अगर केवल गाइस कभी भी अगर हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाती है इफ वाले सेंटेंस में, आपको एक सेकेंड आपको समझा दे रहा हूँ अच्छे से, चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट। तो गाइस इफ वाले कॉन्सेप्ट की 4 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अब पहले मैंने बताया था इफ के बाद अगर प्रेजेंट आता है, क्या आता है, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट आता है तो इफ वाला क्लाउज यदि प्रेजेंट में होगा तो दूसरा किस में होगा, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में। किस में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। अगर यही पास्ट में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, तो हम यहाँ पे विल, अभी यहाँ पे क्या था, विल था भाई, फ्यूचर इंडेफिनिट विल होगा। अगर यहाँ पे इफ वाला पास्ट में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे विल का वुड कर देंगे। अगर इफ वाला तीसरा हेड प्लस थर्ड फॉर्म होगी, क्या होगी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अगर प्रेजेंट में होगा तो दूसरा वाला विल में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। अगर पास्ट में होगा तो दूसरा क्लाउज विल का वुड कर देंगे। अगर हेड आ जाएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो वुड है प्लस थर्ड फॉर्म कर देंगे। क्या कर देंगे, वुड है प्लस थर्ड फॉर्म। अब देखते हैं कि हेड आ रहा है कि इसमें, यहाँ पे दे रखा है हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हम किस में करेंगे, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। गाइस पेन कॉपी निकाल लीजिए, साथ ही साथ नोट करते रहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। यस, डायरेक्शन है 4, 5 एंड 6। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कि राइट चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है। क्या बताना है, अपोजिट बताना है। हमें एंटोनिम बताना है। हमें एक वर्ड दिया हुआ है टेम्प्ट, जिसका हमें एंटोनिम बताना है, टेम्प्ट। तो कैसे मैं बात करूँ टेम्प्ट की, टेम्प्ट का मतलब होता है लुभाना, ललचाना। टेम्प्ट का मतलब होता है लुभाना, ललचाना। तो इसका अपोजिट हो जाएगा बुरा लगना, घृणा पैदा होना। भाई किसी चीज़ के लिए हम लुभाएंगे, ललचाएंगे, तो उसका उल्टा क्या होगा, उससे घृणा पैदा होना, रिपेल। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चूज द वर्ड सिनोनिम टू द गिवन वर्ड। हमें सिनोनिम बताना है। एक वर्ड दिया हुआ है डेर्थ। डेर्थ का मतलब होता है कमी।
हमें डेर्थ का सिनोनिम बताना है। तो गाइस डेर्थ का मतलब होता है कमी, तो स्कार्सिटी का मतलब भी क्या होता है? कमी। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? कमी। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें करेक्टली यानी कि इन चारों में से कौन सी जो मीनिंग करेक्ट है, हमें करेक्ट मीनिंग बतानी है। तो गाइस ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर की हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो गाइस ब्रिगेडियर की करेक्ट स्पेलिंग होती है BRIGADIER। ब्रिगेडियर, यहाँ पे IER होती है। तो गाइस ब्रिगेडियर का मतलब होता है सेना में सिपाही होता है, जो सेना में सिपाही होता है उसे हम ब्रिगेडियर कहते हैं। तो BRIGADIER ब्रिगेडियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस, डायरेक्शन है 7 और 8 की। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो कह रहा है स्टूडेंट्स चेंज द नरेशन। हमें इनडायरेक्ट करना है। क्या करना है? हमें इनडायरेक्ट करना है। तो गाइस सबको डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आते ही होंगे, नरेशन तो आते होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मे यू पास, कि तुम पास हो जाओ। गाइस सबसे पहले हमें क्या समझना है, इसमें क्या आ रहा है? मे आ रहा है। आपने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस तो पढ़ रखे होंगे पहले से ही। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या आता है? मे आता है। तो गाइस मे आता है तो हम उनमें रिपोर्टिंग वर्ब में क्या यूज करते हैं? या तो विश्ड या प्रेड या कर्स्ड करते हैं कि नहीं? तो गाइस अब हमें समझना कि यहाँ पे क्या आएगा। तो उसने मुझसे कहा कि तुम पास हो जाओ। तो गाइस क्या कह रहा है? वो पास होने के लिए कह रहा है कि तुम पास हो जाओ। तो उसकी इच्छा है कि नहीं? हम यहाँ पे विश करेंगे। क्या करेंगे? विश करेंगे, क्योंकि वो पास बुरा तो नहीं कह रहा है। अगर वो बुरा कहेगा, अगर वो हमारे बारे में बुरा सोचेगा, बुरा कहेगा, तो हम कर्स लगा देंगे। लेकिन वो अच्छा कह रहा है तो अच्छे के लिए हम हमेशा विश लगाते हैं। क्या लगाते हैं? विश। तो गाइस ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी तो हमारे आंसर बिल्कुल है नहीं। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल हमारे आंसर है ही नहीं, क्योंकि मे वाले में हम विश्ड, क्रस्ट और प्रेड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हाँ, तो हमारा ए और बी में से कोई एक आंसर है। अब समझते हैं। ही विश्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या जाता है? दैट। एकदम सही है। यहाँ तक तो दोनों ही सही हैं। दैट। अब हमें समझना है कि यू। गाइस हम सेंटेंस को क्या कर देते हैं? एकदम असर्टिव बना देते हैं। क्या बना देते हैं? असर्टिव बना देते हैं। तो यानी कि जो यू है वो पहले आता है। अब समझना ये है कि यू कौन सा पर्सन है? यू है सेकंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट यहाँ मानते हैं और सेकंड यहाँ मानते हैं। तो मी का क्या हो जाएगा? भाई सिंपल सी बात है। यू कौन सा है? सेकंड पर्सन है। तो फर्स्ट यहाँ मानते हैं और सेकंड यहाँ। तो सेकंड कहाँ मानते हैं? मी को, मी वाले को मानते हैं, इधर वाले को। तो मी का क्या हो जाएगा? आई। तो आई कौन से वाले में है ये देखना है हमें। तो आई है ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर? और हम मे का माइट कर देते हैं, बस हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, मे का हम माइट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। हमें पैसिव करना है। एक सेंटेंस दिया हुआ है, हाउ डिड यू सॉल्व दिस सम। हाउ डिड यू सॉल्व दिस सम। तुमने इस सम को कैसे सॉल्व किया? तो गाइस अगर मैं बात करूं इसके आंसर की, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है डिड। क्या दे रखा है? डिड। तो जब हम डिड क्या है? एक पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है? एक पास्ट इंडेफिनिट है। डिड क्या है? एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव बनता है वो किससे बनता है? वो बनता है वॉज और वर से। यस गाइस, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव किससे बनता है? वॉज और वर से। यानी कि सिंगुलर होगा तो वॉज, प्लुरल होगा तो वर। क्लियर?
अब देखते हैं, तो पैसिव हमेशा कहाँ से करते हैं हम लोग, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। अब डिड मैंने क्या कहा, पास्ट का इंडेफिनिट क्या आता है, वॉज और वर। तो सिंपल सी बात है, वॉज आ रहा है कि नहीं, सिंपल सी बात है, वॉज आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में। किसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। बाकियों में देखो, बाकियों में किसी में भी वॉज नहीं आ रहा है, तीनों के तीनों कैसी है, गलत है एकदम। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या आ रहा है, वॉज आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, यस डायरेक्शन है आपके सामने 9 to 12 की। गाइस वीडियो को पॉज कीजिए, खुद कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड। हमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि हमें जो ब्लैंक्स हैं वो फिल करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, आई कांट पुट ब्लैंक विद दैट सॉर्ट ऑफ पेन। तो गाइस अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। गाइस पुट अप विद, मैंने क्या कहा, पुट अप विद। पुट अप विद पूरा एक फ्रेजल वर्ब है ये। पुट अप विद पूरा क्या है, ये पूरी एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है सहन करना। पुट अप विद पूरी फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है सहन करना। आई कांट पुट अप विद, मैं सहन नहीं कर सकता, दैट सॉर्ट ऑफ पेन, इस प्रकार का दर्द, मैं इस प्रकार का दर्द सहन नहीं कर सकता। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है राम ब्लैंक हिज वर्क एंड देन ही वेंट आउट टू प्ले। तो गाइस यहाँ पे हमें क्या फिल करना है, तो कंप्लीट्स दे रखा है, कंप्लीट दे रखा है, कंप्लीट इसमें दे रखा है, यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे हैव कंप्लीट, यहाँ पे कंप्लीटेड। तो गाइस अब हमें क्या फिल करना है चारों में से, तो गाइस अब हमें सेंटेंस को पढ़ना है पहले ढंग से। राम ब्लैंक हिज वर्क। तो गाइस सिंपल सी बात है, राम एक है तो हैव तो आना नहीं है। सिंपल सी बात है, राम एक है तो हैव तो नहीं आना। एक और बात क्या है कि राम क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो सिंगुलर में क्या है, सिंगुलर में एस या ई एस आता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा। सिंगुलर है तो एस या ई एस तो आता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रखा, तो हमारा ये भी नहीं है। अब रहे हमारे पास ए और डी। ए और डी, अब ए और डी में से कोई एक हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। अब हमें सेंटेंस पढ़ना है, तो राम ब्लैंक हिज वर्क एंड देन, और तब, ही वेंट वह गया, ही वेंट वह गया आउट बाहर टू प्ले। वह कब गया, यानी कि बातें किस में हो रही है, पास्ट में हो रही है गाइस। मैंने क्या कहा, वेंट, गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट। तो बातें किसके बारे में हो रही है, बातें हो रही है पास्ट में, बातें पास्ट में हो रही हैं। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ भी पास्ट ही आएगा, यानी कि राम कंप्लीटेड, राम ने पूरा किया अपना काम और तब वह बाहर खेलने गया। राम ने अपना काम पूरा किया, पास्ट की बात हो रही है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पास्ट आ जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 ब्लैंक वर्क हार्ड यू डोंट यू वांट सक्सीडेड। तो गाइस अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। तो मैं आपको ये क्वेश्चन भी पहले कई बार बता चुका हूँ। अनलेस खुद में क्या होता है, निगेटिव। अनलेस और अनटिल मैंने आपको कराया पहले भी। तो अनलेस और अनटिल खुद में क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड होती हैं। तो नेगेटिव होते हैं तो ये अपने बाद कभी भी नॉट नहीं लेते। क्लियर। तो ये दोनों तो कैसे भी नहीं होने, और लेस्ट का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे। अनलेस, अनलेस जब तक तुम वर्क हार्ड, ऑप्शन नंबर सी, जब तक तुम कठिन वर्क हार्ड नहीं करते,
यू वॉन्ट सक्सीडेड, तुम सफल नहीं हो सकते। जब तुम जो हो कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं होगे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आई एम इंडिग्नेंट। गाइस इंडिग्नेंट का मतलब होता है एंग्री। तो गाइस इंडिग्नेंट का मतलब होता है एंग्री। तो इंडिग्नेंट के बाद वर्ब हमेशा क्या आती है? या तो विद आता है या विद आता है या एट आता है। अगर कोई भी नाराज, एक होता है नाराज, ठीक है, एक होता है नाराज और एक होता है सहमत। गाइस मैंने कहा एंग्री और एग्री, एंग्री और एग्री, एंग्री और एग्री दोनों वर्ड अपने बाद क्या लेते हैं? विद लेते हैं और एट लेते हैं। ठीक है, अब हमें समझना है कि विद कब आएगा। विद का यूज हम करते हैं किसके लिए? पर्सन के लिए। किसके लिए करते हैं? पर्सन के लिए हम करते हैं। कोई भी पर्सन, क्या कोई भी पर्सन, विद का यूज हम करते हैं पर्सन के लिए। क्लियर? और एट, बात करें थोड़ी एट के बारे में। एट का यूज करते हैं थिंग के लिए। किसके लिए? थिंग। किसके लिए? थिंग के लिए, कोई भी चीज़ हो उसके लिए। तो सिंपल सी बात है, आई एम इंडिग्नेंट, तो वो इंडिग्नेंट है किससे? तुम्हारे प्रपोजल से। अब प्रपोजल कोई इंसान तो है नहीं, तो पर्सन तो है नहीं, तो विद तो नहीं आना, क्या आना है? कोई थिंग है। ठीक है, प्रपोजल है हमारा। ठीक है, तो प्रपोजल है तो कोई इंसान तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या आना है? ऑप्शन नंबर एट आना है। क्या आना है? एट। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते आगे। यस, डायरेक्शन है 13 एंड 14। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए बढ़ते आगे। कह रहा है चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड। हमें वन वर्ड बताना है। कैसे हमें वन वर्ड बताना है? तो एक सेंटेंस दिया रखा है, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर। असेंबली का मतलब होता है सभा, वर्शिपर का मतलब होता है जो पूजा कर। देखो वर्शिप का मतलब क्या है? पूजा करना। तो वर्शिपर पूजा करने वाले, यानी पूजा करने वालों की सभा, उसे वो हम बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन, पूजा करने वालों की सभा, उसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है पूजा करने वाले लोगों की सभा। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज। हमें ईडियम बताना है। हमें क्या बताना है? ईडियम बताना है। तो सेंटेंस दिया हुआ है, टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। तो गाइस टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब होता है, तो पहले मैं इसके आंसर की बात करूँ, इसका आंसर हो जाएगा रैकलेसली। क्या हो जाएगा? रैकलेसली। इसका आंसर हो जाएगा रैकलेसली। तो गाइस डक्स एंड ड्रग्स का मतलब होता है बर्बाद करना। क्या होता है? बर्बाद करना। और रैकलेसली का मतलब इसी के रूप में आता है, बर्बाद करना। चलिए बढ़ते हैं आगे। गाइस पेन कॉपी निकाल के साथ ही साथ नोट करते रहिए। क्लियर? यस, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। गैस PQRS आ गया, पैराजम्बल सेंटेंस आ गए। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया है कि पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि पैराजम्बल जो PQRS सेंटेंस होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं।
क्लियर। और मैंने आपको ये भी कहा था PQRS सॉल्व करने के लिए आपको प्रोनाउन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नाउन प्रोनाउन तो आपको आने ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस हम लेंगे पहले क्यू को। क्या लेंगे हम? पहले क्यू को लेते हैं, क्यू, ठीक है, क्यू को लेते हैं। तो दिस वॉज, यहाँ पे क्या रखा है? दिस वॉज, यह था द वेपन, हथियार। तो दिस यहाँ पे क्या बन के आ रहा है? प्रोनाउन। तो क्या कभी कोई प्रोनाउन पहले आता है ऐसा? भाई सेंटेंस में कोई नाउन पहले आता है, कोई भी सेंटेंस हो नाउन पहले आता है, उसके बाद उस नाउन की जगह पे क्या आता है? प्रोनाउन आता है। तो सिंपल सी बात है, ये तो यहाँ पे होना नहीं है, क्योंकि दिस वाज, यह है। अब कुछ मालूम चल रहा है क्या? तो सिंपल सी बात है, इससे पहले कुछ चीज़ होगी जिसके बारे में पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू तो होना नहीं है, ठीक है। अब लेते हैं आर। तो गाइस यहाँ पे आर से ही लेंगे, पहला हमारा आर ही हो जाएगा। क्लियर। देखो, इन 1945, यानी कि 1945 में अमेरिका ने फेस किया टू पावरफुल इनेमीज, दो पावरफुल एनिमीज को। यानी कि 1945 में अमेरिका ने दो पावरफुल एनिमीज को क्या किया? फेस किया इन द वर्ल्ड वार में। क्लियर। यानी कि हमारा आर हो जाएगा फर्स्ट, दो पावरफुल एनिमीज को वर्ल्ड वार में फेस किया। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं? मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं मैं। तो कभी भी आपको PQRS सॉल्व करने होते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं रिसेंट एक्शन। क्या देखते हैं हम? रिसेंट एक्शन, कि यानी कि किसके बाद कौन सा एक्शन हो रहा है। यानी कि पहला एक्शन कौन सा था, उस एक्शन के बाद तुरंत कौन सा कार्य एक्शन हो रहा है। यानी कि एक कार्य के बाद दूसरा कार्य कौन सा हो रहा है। तो अमेरिका ने वर्ल्ड वार में दो एनिमीज को फेस किया। अब वो एनिमीज कौन थी? दीज। क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। ये दीज किसके लिए आया है? टू एनिमीज के लिए आया है। किसके लिए आया है? टू एनिमीज के लिए। यानी कि क्या आ गया? प्रोनाउन आ गया। तो अब वो दोनों एनिमीज कौन सी थी? जर्मनी थी, और एक कौन सा था? जापान था। दोनों कौन सी थी? जर्मनी और जापान। एंड अमेरिका ने फाउंड कन्वेंशियल वीपन इनसफिशिएंट टू क्रश देम। और अमेरिका ने जो कन्वेंशियल वीपन, हथियार पाए, किसके लिए? उन्हें क्रश करने के लिए। अमेरिका को हथियार मिले काफी मात्रा में, किसके लिए मिले? उन्हें क्रश करने के लिए। क्लियर। क्या मिले? हथियार मिले, ठीक है। आर के बाद पी हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। हथियार मिले यहाँ तक। क्लियर। अब हम देखेंगे एस। क्या देखेंगे हम लोग? एस देखेंगे। द गवर्नमेंट ऑर्डर, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया साइंटिस्ट को टू कंडक्ट रिसर्च करने के लिए, एंड प्रोड्यूस करने के लिए न्यू डेडली वीपन्स को। गवर्नमेंट ने साइंटिस्ट को ऑर्डर दिए थे टू कंडक्ट करने के लिए रिसर्च एंड और प्रोड्यूस करने के लिए एक न्यू डेडली वीपन्स, नए घातक हथियार, कॉल्ड, जिन्हें हम बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? एटम बॉम्ब। जिन्हें क्या बुलाया जाता है? एटम बॉम्ब। किनको? हथियारों को। उन हथियारों को एटम बॉम्ब बुलाया जाता है। अब हथियार आ गए, नाउन आ गया। अब इन नाउन्स के लिए प्रोनाउन क्या है? एटम बॉम्ब। यानी कि जो हथियार है उन्हें क्या बुलाते हैं? एटम बॉम्ब। तो इस एटम बॉम्ब के लिए प्रोनाउन क्या आ गया? दिस आ गया, लास्ट वाला क्यू। यानी कि जिसे हम क्या बुलाते हैं? एटम बॉम्ब। यही दिस वाज, यही वह हथियार है दैट, जिसने एंडर्ड, खत्म कर दिया द सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध को। तो सिंपल सी बात है। तो क्या क्या हो जाएगा? हाँ, आर के बाद पी, पी के बाद एस, क्यू।
RPSQ, इस कौन सा हो जाएगा? RPSQ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है व्हाट इज द वर्ब फॉर्म। हमें क्या बताना है? वर्ब बतानी है। वर्ब फॉर्म बताना है किसका? सफिशिएंट का। सफिशिएंट का वर्ब फॉर्म बताना है। तो सफिशिएंट खुद में क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। सफिशिएंट क्या है? एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है पर्याप्त, काफ़ी। तो ये खुद में क्या है? एक एडजेक्टिव है। हमें इसका वर्ब फॉर्म बताना है, तो इसका वर्ब फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। सफिश का मतलब होता है पर्याप्त होना, पर्याप्त होना। क्लियर? चलिए बढ़ते आगे। यस गाइस, पैसेज आ गया। तो गाइस वीडियो को पॉज कीजिए, अपना स्कोर खुद कीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। तो गाइस पैसेज आ गया, चलिए डिस्कस करते हैं। डायरेक्शन है 18 to 20। तो गाइस मैंने आपको पहले भी बता दिया है, कई बार बता चुका हूँ आपको, हर बार बताता हूँ मैं आपको कि पैसेज को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो गाइस हमें पैसेज को पूरा पढ़ना नहीं है, ठीक है भाई? आप इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हो, देखते आ रहे हो वीडियो, तो आपको पता तो होगा ही कि हमें पैसेज को पूरा कहीं पढ़ना नहीं है, ठीक है? तो डायरेक्टली हमें कहाँ जाना है? डायरेक्टली हमें जाना है ऑप्शंस पे। डायरेक्टली हमें ऑप्शंस पे जाना है, पैसेज को नहीं पढ़ना है। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में से कौन सा, यानी कि प्रोडक्ट्स में से ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, ह्यूमन एफर्ट्स की और बुक्स, यानी कि ह्यूमन एफर्ट्स और बुक्स के प्रोडक्ट्स में से आर द मोस्ट, सबसे ज़्यादा क्या होता है? अगर मैं बातें करूं इसकी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो गाइस ये कहाँ पे दे रखा है? ये दे रखा है बुक्स आर ये रहा, बुक्स आर बाय द मोस्ट लास्टिंग प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट, यानी कि जो ह्यूमन एफर्ट है उसका मोस्ट लास्टिंग प्रोडक्ट क्या है? बुक्स है। तो यहाँ बुक्स दे रखा है। अब वो ये बुक्स जो हैं, अब यहाँ पूछा है कि बुक्स जो हैं क्या है? वो सबसे लास्टिंग प्रोडक्ट है किसके? ह्यूमन एफर्ट के। यानी कि जो किताबें जो हैं वो ह्यूमन एफर्ट के, मानव प्रयासों के लिए क्या है? जो बुक्स हैं वो मानव प्रयासों के लिए क्या है? वो लास्टिंग प्रोडक्ट है। क्या है? लास्टिंग प्रोडक्ट। लास्टिंग प्रोडक्ट का मतलब होता है परमानेंट, यानी कि टिकाऊ। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। टाइम डज नॉट डिस्ट्रॉय, समय डज नॉट डिस्ट्रॉय, नष्ट नहीं करता। डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट करना। तो समय नष्ट नहीं कर पाता बुक्स, किताबों को। क्योंकि दे कंटेंट, किताबों के पास होती है। समय जो है किताबों को नष्ट नहीं कर पाता। अब क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि किताबों के पास होती है। अब क्या होती है देखते हैं। देखो टेम्पल्स, यहाँ से देखते हैं। टेम्पल जो मंदिर हैं वो भी क्या हो जाते हैं? क्रम्बल्ड इनटू रुइंस, बदल जाते हैं। क्रम्बल माने खंडित हो जाना या फिर बदल जाना। जो टेम्पल्स हैं वो भी खंडित हो जाते हैं इनटू रुइंस, किसमें? खंडरों में। रुइंस माने क्या होते हैं? खंडर। जो टेम्पल्स हैं वो भी खंडरों बदल जाते हैं। पिक्चर्स एंड स्टैचू डिकेज, और पिक्चर्स और जो स्टैचू हैं, पिक्चर्स और स्टैचू हैं वो भी डिके, सड़ जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। परंतु बुक्स सर्वाइव, केवल किताबें सर्वाइव, रह जाती हैं। यानी कि जो टेम्पल्स हैं वो भी खंडरों में बदल जाते हैं, और जो पिक्चर्स हैं और स्टैचू है वो भी नष्ट हो जाते हैं, परंतु बुक्स केवल सर्वाइव कर जाती हैं, यानी कि बुक्स केवल रह जाती हैं। एंड टाइम डज नॉट, आ गया यहाँ पे टाइम, और टाइम डज नॉट डिस्ट्रॉय, और टाइम नष्ट नहीं कर पाता द ग्रेट थॉट। यहाँ पर क्या देगा है? ऑप्शन नंबर
सी। ग्रेट थॉट्स का मतलब है ग्रेट आइडियाज। ग्रेट थॉट से क्या मतलब है? ग्रेट आइडिया, यानी कि टाइम है वो नष्ट नहीं कर पाता किसको? द ग्रेट आइडियाज को। किसको? ग्रेट थॉट्स को, ग्रेट आइडियाज को। क्लियर? चलिए बढ़ते आगे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है टू थ्रो आउट ऑफ करेंसी। टू थ्रो आउट ऑफ करेंसी, यहाँ पे वैसे दे रखा है। तो गाइस इसका मतलब होता है नष्ट होना। इसका मतलब पूरे का क्या होता है? नष्ट होना। और डेस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? नष्ट होना। तो गाइस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू थ्रो आउट ऑफ करेंसी का मतलब नष्ट होना होता है, और डेस्ट्रॉय का मतलब भी क्या होता है? नष्ट होना। यस एंड गाइस आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एंड गाइस वीडियो को फटाफट से अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।